क्या आप जानते हैं साथियों कार्बन क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। लगभग पृथ्वी पर उपस्थित 90% जीवित जीव जिनमें कार्बन पाया जाता है और इसके बहुत सारे यौगिक कार्बन से दोस्तों बनते हैं। जबकि कार्बन का एक तत्व 1 लाख से ज्यादा यौगिक बना सकता है साथियों। उसके अलावा कार्बन एक ऐसा यौगिक है या ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एक तत्व है जिसका यूज करके लाखों यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कार्बन इतना खास क्यों है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर कार्बन ना होता तो क्या होता। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कार्बन के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे साथियों आप सभी को बेहतर तरीके से बताऊंगा। इससे कि पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप हमको, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि वो लोग भी सीख सकें कि आखिर में कार्बन है क्या। ठीक दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि कार्बन और इसके यौगिक के, ये जो कि चैप्टर नंबर 4 में आता है केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के। तो साथियों जो केमिस्ट्री का 4 नंबर यानी 4 अध्याय जो आपका होता है, ये क्या होता है हमने आपको बता दिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है साथियों, तो कार्बन दोस्तों क्या होता है कि जितने भी जीव पृथ्वी पर उपस्थित है सभी में कार्बन पाया जाता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें कार्बन ना पाया जाए। कार्बन का उपयोग करने के बाद जो यौगिक बनते हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। और यदि हमारे शरीर में कार्बन पाया जाता है तो उसका क्या महत्व है। उसके अलग अगर बाहर हो किसी जीव के अलावा किसी अन्य चीज में पाया जाता है तो उसका हमारे लिए क्या महत्व है। तो आज के हम इस क्लास में ये सब जानेंगे और इसको समझेंगे कि बेहतर आखिर में क्या होता है। तो कार्बन होता साथियों क्या है कि कार्बन एक गैर धात्विक मतलब नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है ना, मतलब गैर धात्विक तत्व होता है जिसका सिंबल क्या होता है साथियों, जिसका सिंबल होता है सी। क्लियर है, जिसका सिंबल क्या होता है, सिंबल मतलब प्रतीक। प्रतीक क्या होता है, किसी भी तत्व को जानने या पहचानने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं उसका एक सिंबल यानी उसका प्रतीक कर देते हैं। जैसे आप लोगों के गांव में घरों में क्या होता है कि किसी लड़के का नाम है ना कैसा होता है, छुटुआ होता है ना, किसी का होता है कुछ और नाम होता है, तो उसको एक नाम दे दिया जाता है ना। तो उसी तरीके से प्रत्येक तत्व को एक नाम दिया गया, जैसे कार्बन को सी दिया गया है ना, और आयरन को क्या दिया गया, आयरन को Fe दिया गया है। क्लियर है, इसी तरीके से सभी तत्वों को अलग अलग सिंबल से हम लोग जानते हैं। क्लियर है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या होता है कि कार्बन जो है पृथ्वी की पपड़ी में यानी जो पृथ्वी की पपड़ी होती है उसमें जो है सबसे, है ना, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा और 15वां सबसे ज्यादा तत्व पाया जाने वाला ये होता है। क्लियर है साथियों। उसके अलावा क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु होता है इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इसका जो विन्यास होता है साथियों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है साथियों, क्लियर है, ये जो विन्यास इसका होता है वो कितना होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी और अंतिम कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब क्या होता है कि कार्बन जो होता है इसकी कुछ जो है विशेषताएं होती हैं। कि क्या विशेषताएं होती हैं कि ये जो हमने आपको बताया था नॉन मेटल होता है मतलब गैर धातु होता है। इसके अलावा यह जो आवर्त सारणी का ग्रुप नंबर 4 होता है ना, चौथे समूह का, है ना, चौथे समूह का सदस्य है यानी मेंबर ऑफ फोर्थ ग्रुप। क्लियर है ना, तो ये चौथे नंबर का सदस्य माना जाता है। इसके अलावा क्या होता है, यह प्रकृति यानी जो नेचुरली, है ना, नेचुरली क्या होता है, यह शुद्ध रूप में पाया जाता है मतलब बिल्कुल प्योर होता है। ये कौन कौन सा आपका हीरा यानी,
है ना, हीरा डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है। क्लियर है साथियों, एकदम बेहतर समझ में आ रहा है। और यौगिक में पाया जाता है, यानी कंपाउंड्स के रूप में भी ये पाया जाता है। क्लियर है। और अगला पॉइंट इसका क्या है कि कार्बन में 4 संयोजकता, यानी जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। प्रत्येक तत्व की अलग अलग वैलेंसियां होती हैं, अलग उनकी संयोजकता होती है। उस आधार पर हम लोग उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर करते हैं। क्लियर है, जिससे यह आसानी से अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है कि परमाणुओं के साथ, है ना, जो परमाणु जो है अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो साझा होता है ना, जैसे गांव में या घरों में कहते हैं भैया हम चलो 500 रुपया दे दी, तुम 500 रुपया दे दो, है ना, कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं कि इससे कुछ धंधा किया जाए ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये भी अपना एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि इनकी जो वैलेंसी है ना, जो इनका एक क्या कहते हैं उसको, वैलेंसी को क्लियर किया जाए, या इन्हें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं उनका अष्टक पूरा करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है साथियों, फिर क्या होता है, ये बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर है। यह अनेक एलोट्रॉप्स में हमने कुछ एलोट्रॉप्स आपको बताएं कि इसमें एलोट्रॉप्स का मतलब होता है समरूप। समरूप क्या होता है, जिनकी मतलब क्या होता है, जिनकी आंतरिक संरचना क्या हो, समान हो, और बाहरी स्ट्रक्चर अलग अलग हो, है ना, इस तरीके से समरूप आते हैं। तो एलोट्रॉप्स समरूप होते हैं, सॉरी अपर रूप होते हैं। ठीक है, सॉरी अपर रूप होते हैं। तो अपर रूप क्या होते हैं इसके, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरीन होता है। ये कार्बन के अपरूप है, याद रखिएगा भैया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, यहां तक हमने आपको बताया। फिर क्या होता है कि कार्बन का कुछ इंपॉर्टेंस भी होता है, कुछ महत्व भी होता है। वो क्या होता है कि कार्बन जो है सजीवों का मेन आधार है। जितने भी जीवित हमने आपको प्राणी बताए पृथ्वी पर, उनमें सब में भैया कार्बन जो होता है जैविक यौगिक के रूप में कार्बन उनके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर कार्बन उपस्थित ना हो। ठीक है भैया। उसके अलावा क्या आता है, इसका उपयोग, हम कार्बन का उपयोग ईंधन वगैरह, जैसे कोयला है ना, कोयले में भी कार्बन का होता है। कोयले में उसके अलावा जैसे चारकोल होता है, कास्ट कोल होता है ना, इस तरीके से जो आप लोग आंखों में काजल लगाते हो ना, वो भी कार्बन होता है। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो। यानी कार्बन जो है वो हर जगह दोस्तों पाया जाता है। उसके अलावा ईंधन में पेट्रोलियम के यूज में इसका यूज होता है ना, बनाने में। और प्राकृतिक गैसें जो होती है, नेचुरली गैसेस, इनमें भी क्या होता है, कार्बन पाया जाता है साथियों। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब अगला पॉइंट ये इसमें है कि औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, स्टील जब बनाई जाती है तो उसमें भी कार्बन का यूज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड को बनाने में भी क्या किया जाता है, हमने इलेक्ट्रोड पढ़ा चुके हैं, समझाया भी था। इलेक्ट्रोड बनाने में भी किसका, कार्बन का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ तक सबको समझे। प्लास्टिक बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं, है ना, प्लास्टिक बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अन्य सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यूज हम लोग क्या करते हैं, जिनका यूज हम कार्बन जिनका बनाने में यूज हम कार्बन का यूज करते हुए उनका यूज उनका जो है प्रोडक्शन कर लेते हैं, उत्पादन करते हैं। क्लियर है साथियों। तो आई होप ये चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी और हमने आपको बेहतर समझाया है। अब इसके अगले पॉइंट की तरफ साथियों बढ़ते हैं। अब इसका अगला पॉइंट आने वाला है क्या भैया, है ना, आबंध, कार्बन आबंध, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है साथियों। तो उसको भी हम लोग एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से समझते हैं। क्लियर है। तो अब साथियों जो इसका अगला पॉइंट है वो कार्बन आबंध है। तो कार्बन आबंध क्या होता है, जब कोई कार्बन परमाणु, है ना, कोई कार्बन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है, साझा करता है। हमने आपको बताया था कि साझेदारी के द्वारा बनने वाला जो बंध होता है उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। क्लियर है। देख लेते हैं क्या है कि वह रासायनिक आबंध यह होता है
जो क्या करता है, दो परमाणुओं, है ना, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण, हमने क्या बताया था कि साझेदारी के द्वारा, है ना, जो बंध बनता है दो परमाणुओं और उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, द कोवालेंट बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनका अलग एक अपना महत्व होता है, उसको भी हम देखते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं? इसके मुख्य बिंदु ये होते हैं साथियों कि इसमें दो परमाणु अपने संवेदनशील इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा कर देते हैं, है ना, और यह क्या करते हैं, यह आबंध मुख्यतः गैर धातुओं के बीच ही बनाते हैं, ना कि धातुओं के, है ना, मतलब मेटल्स के बीच। क्लियर है? अब यह आबंध मुख्यतः गैर धातुओं के बीच बनता है और क्या होता है, यह एक मजबूत आबंध बनाता है, मतलब स्ट्रॉन्गनेस इसके अंदर रहती है। उसके अलावा इन यौगिकों में आयनों का निर्माण नहीं होता, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आयन, है ना, जैसे किसी पे Al है प्लस का 2, तो ये जो आयन होते हैं इनका निर्माण नहीं होता है साथियों। क्लियर है? इनका निर्माण नहीं होता, इसलिए ये क्या करते हैं, ये बिजली का प्रवाह नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है भैया, यानी इसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, अब क्या है कि सहसंयोजी जो आबंध होते हैं भाई, इनके प्रकार होंगे। अगर एक साथ बनाएगा तो क्या करे, तो कौन सा बंध बनेगा? अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी करता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? अगर तीन इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी करता है तो कौन सा बंध बनेगा, है ना साथियों? तो वो क्या होता है कि पहला इसका जो प्रकार आता है एकल सहसंयोजी आबंध, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल मतलब एक, है ना। तो क्या होता है कि जब दो परमाणु, है ना, कोई भी दो परमाणु और उन दो परमाणुओं के बीच क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन लिया जाए, है ना, क्या किया जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया जाए और उस इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है ना, उसको हम एकल सह संयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है साथियों, ये किसमें होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, उसमें ये बॉन्ड बनता है, जिसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फिर क्या, हमने आपको एग्जांपल दे दिया कि कोई ऐसा परमाणु, ठीक है, कोई ऐसा परमाणु जिसके अंतिम कक्षक में, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, है ना, 6 हो सकते हैं या 7 भी हो सकते हैं, है ना। तो अगले वाले से वो क्या करेगा, एक मतलब अगर ये इसको एक दे दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाए, अगर ये इसको एक दे दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाए, यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे हम एकल बॉन्ड बंध कहते हैं। ठीक है, एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। फिर द्विसहसंयोजी आबंध क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रॉनों, जिसे क्या कहते हैं कि भैया तुम हमका 200 दे दो, हम तुमका 200 दे दी, तो या तो हमरे तिर 400 बन जाए या तुमरे तिर 400 बन जाए, है ना। तो इस प्रकार का जो इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होती है उसको हम कहते हैं क्या भैया, उसको हम द्विसहसंयोजक आबंध या द्विसहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक सभी को क्लियर है? जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है साथियों, कितना होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पर 8। क्लियर? और इसका इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास करें, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो इसका देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन ना, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तभी जाके इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसे हम द्विसहसंयोजी या डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या आता है त्रिसहसंयोजी आबंध, क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि दो परमाणु और उनके बीच जो है तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, कितने, तीन तीन की साझेदारी से
जो आबंध बनता है उसको हम त्रिसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, जो आबंध बनता है तीन तीन के द्वारा, ठीक, तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन होता है, आपका जो नाइट्रोजन होता है ना, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, ये क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है साथियों, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें, तो ये आपका बनेगा, देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगली कक्षा में तो 6 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली कक्षा में 1 चला जाएगा। तो अब ये देखना है कि भाई इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तभी जाके अष्टक पूरा होगा। जब तक किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते हैं, तब तक वो कक्षा पूरा नहीं होता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं ताकि वो अष्टक पूरा हो जाए, जिससे ये बंध बनते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो अब हम इसके अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आए तो भैया दबा के लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है भैया, तो अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और क्या है अगला पॉइंट उसको भी देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो अब साथियों जो कार्बन के अपरूप्स हैं, उनके उनकी संरचना कैसी होती है ना, और उनका संबंध कैसा होता है, उनके गुण क्या होते हैं, तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर में क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी अगर स्ट्रक्चर यानी संरचना की अगर हम बात करें, तो इन जो हीरा होता है यानी जो कार्बन का एक अपरूप हीरा यानी डायमंड जो होता है, वो 3D के आकार का होता है, यानी जो उसकी संरचना होती है वो 3D आकार की होती है। और ये अन्य 4 कार्बन के साथ क्या करता है, बहुत कठिन जो होता है संबंध बना लेता है। ठीक है, बंध इनके साथ जो है वो बनाता है, क्लियर है। जबकि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कमजोर बलों द्वारा धारण की गई षटभुजी यानी इसका जो इसकी जो भुजाएं होती है वो षटभुजी यानी 6 भुजी, और परतें नरम और फिसलन मतलब फिसलन टाइप की होती हैं। ठीक है, मतलब जो पेंसिल होती है, पेंसिल के ऊपर वाला जो जहां से जो बच्चे लिखते हैं उसको देखो थोड़ा सा रगड़ के क्या होता है, फिसलन टाइप का होता है ना। फिर क्या होता है इसमें, उसके अलावा फ्लोरीन क्या होता है, खोखला होता है, पिंजरे टाइप का होता है, जैसे 60 कार्बन फुटबॉल की गेंद के आकार का होता है, जैसे फुटबॉल होता है ना, उस तरीके से फ्लोरीन की संरचना होती है। ठीक है साथियों, और फिर क्या आता है संबंध की अगर हम बात करें, तो संबंध में प्रति कार्बन 4 मजबूत सहसंयोजक बंधन यानी बंध के द्वारा और अत्यधिक स्थिर रहता है यानी स्टेबल रहता है। जबकि जो यहाँ पे आपका ग्रेफाइट है, ये कार्बन 3 के साथ सहसंयोजक बंध के साथ भी स्थानीयकृत रहता है ना, और इलेक्ट्रॉनों के साथ जो है इनका संबंध होता है, क्लियर है। जबकि अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ये 6 भुजी और पंचभुजी में मजबूत सहसंयोजक बंध बना लेता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम गुण की बात करें तो जो ग्रेफाइट होता है कठोर होता है, पारदर्शी मतलब इधर से उधर देखा जा सकता है, उच्च होता है, अपवर्तनांक इसका उच्च होता है ना, आभूषण बनाने में भी इसका यूज हम करते हैं, है ना, अपघर्षक के रूप में भी इसका, और जो आपके शीशे होते हैं ना, है ना, तो ग्लास वगैरह काटने में इसका यूज कर लिया जाता है, जो आपका ग्रेफाइट होता है, और सॉरी ये हीरा का, है ना। और जो ये आपका ग्रेफाइट होता है नरम होता है, पेंसिल में इसका यूज किया जाता है, स्नेहक के रूप में इसका यूज करते हैं, है ना, इन सब में यूज किया जाता है अधिकतर, क्लियर है। और खास बात इसकी ये है कि ये विद्युत का सुचालक भी होता है, जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक है, मतलब इसमें करंट जा सकता है। ठीक है साथियों, अद्वितीय क्या इसमें फ्लोरीन में क्या होता है, अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं, और नैनोटेक दवाओं में इसका यूज किया जाता है, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होती हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजों में इन सभी का यूज किया जाता है। ठीक है साथियों, तो अब हम इसके अगले पॉइंट को समझेंगे और उसको भी
जानते हैं। ठीक है, तो अब साथियों हम बात करते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति यानी वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है साथियों, वो क्या करता है, पहले उसका पॉइंट आता है कार्बन चतुसंयोजक। ये क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है जो कार्बन होता है वो है ना कार्बन चतुसंयोजक होता है, क्योंकि इसके परमाणुओं में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए से कार्बन चतु मतलब 4 है ना संयोजक इलेक्ट्रॉन होते, इसलिए क्या होता है इसको हम चतुसंयोजक कहते हैं, क्योंकि उसे 4 आबंध बनाने की क्षमता होती है। उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है साथियों, उसके अलावा अगला पॉइंट ये आता है कि संयोजकता है ना, संयोजकता में क्या होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब भैया बिल्ली वाला नहीं, आप ये मत समझिए कि कैटिनेशन का मतलब बिल्ली होता है, बिल्ली वाला नहीं ना भैया। ये क्या होता है कि कार्बन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यह विशेषता होती कि यह स्वयं अपने जैसे परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। मतलब जो कार्बन होता है अपने साथ अपने जैसी कई सारी श्रृंखलाएं बना सकता है, वो चाहे सीधी हो, चाहे आप शाखित हो मतलब ब्रांचेस टाइप की हो, है ना, स्ट्रेट्स हो, और या रिंग्स टाइप की हो, है ना, मतलब वलय, वलय का मतलब होता है रिंग टाइप की। तो कई सारी जो है वो संरचनाएं इसके अंदर वो बना सकता है, ये क्वालिटी इसके अंदर होती है। क्लियर है। उसके अलावा हमने यहाँ पर संरचना देखो बता दिया है। फिर उसके अलावा चतुसंयोजक क्या हो चतुसंयोजकता क्या होती है ना, टेट्रावैलेंसी क्या होता है। तो टेट्रावैलेंसी में क्या आता है कि जो कार्बन होता है वो 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, फिर जिससे यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। मतलब इसके 4 होते हैं, जो कार्बन होता है ये हमेशा 4 जो है इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये अन्य 4 के साथ बंध बना सकता है। ठीक है, आबंध बना सकता है, जैसे हमने यहाँ पर आपको बता दिया मेथेन, और क्या है यहाँ पर है टेट्रा क्लोरो, है ना, यहाँ समझ पा रहे हो। ठीक है, क्लोरीन। ठीक, उसके अलावा क्या है यहाँ पर अब आता है आपका बहुलीकरण। बहुलीकरण में क्या होता है साथियों कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें छोटे अणु, या ऐसी प्रक्रिया है, बहुलीकरण का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं छोटे छोटे अणु मिलकर के, बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु बना देते हैं। ठीक है, ये होता है बहुलीकरण, मतलब छोटे छोटे, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे अणु क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा सा अणु बना देते हैं। ठीक है, वो होता है बहुलीकरण। उसके अलावा समावयवता, ये क्या होता है, आइसोमरिज्म इंग्लिश में बोला जाता है। ये क्या होता है, समान अणुसूत्र, अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन लेकिन क्या होगा, इनकी जो संरचना भिन्न संरचना वाले यौगिकों को क्या करता है, इसको हम समावयवी कहते हैं, और इस गुण को समावयवता के रूप में इसको हम जानते हैं। ठीक है साथियों, तो आई होप ये चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट जो है दबा के करो, लाइक जरूर करो भैया। तो अब हम भैया क्या करते हैं, इसके अगले पॉइंट की वो देखते हैं और उसको भी समझ लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है साथियों। तो अब साथियों क्या है, अब हम कार्बन यौगिक के प्रकार समझ लेंगे। देखो ये क्या होता है कि कार्बन यौगिक एक जो है सी युक्त हो सकते हैं यौगिक, दूसरा कार्बन यौगिक सी और एन प्रकार के हो सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन केवल सी और एच युक्त होते हैं। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे पढ़ना है, ये इस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी तीसरा वाला पॉइंट हमें पढ़ना है। पहले कार्बन सी युक्त होते हैं, दूसरे सी और एन युक्त होते हैं, तीसरा हाइड्रोकार्बन केवल एच और सी युक्त, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों शामिल हो या दोनों मिलते हो, उनको हम कहेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है साथियों। अब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका आता है
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? ये जो एलिफैटिक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? उसके अलावा क्या आता है? एली सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आते हैं। अब ये क्या होते हैं, है ना, इसको हमें अच्छे से जो है पढ़ना पड़ेगा और इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम दो प्रकार के समझे। पहले सैचुरेटेड जो होते हैं उसमें एकल बंध पाया जाता है और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल, है ना, यानी ट्रिपल जो है बंध पाया जाता है साथियों। क्लियर है? अब क्या होता है, जो संतृप्त में एल्केन आती है, ये कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध बनाते हैं, जिसका सूत्र ये होता है CnH2n+2। क्लियर है? ये असंतृप्त में एल्कीन आते हैं, ये कार्बन परमाणुओं के साथ दो बंध बनाते हैं, इसका सूत्र होता है CnH2n। क्लियर है? उसके अलावा एल्काइन ये क्या करता है, ये भैया तीन बंध के साथ परमाणुओं को बांधता है और इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2, ये फार्मूला इसका होता है साथियों। तो अब हम एलिफैटिक जो है हाइड्रोकार्बन समझते हैं। इसकी परिभाषा, इसका प्रोसेस क्या कहता है? यह कहता है कि वे यौगिक होते हैं एलिफैटिक, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। मतलब एलिफैटिक ऐसे यौगिक कार्बन यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब क्या भैया, कार्बन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, जिनकी संरचना खुली हो सकती है या शाखित मतलब ब्रांचेस टाइप की हो सकती है ना। खुली मतलब इस टाइप की हो सकती है ना, सॉरी यहाँ पे इस टाइप की हो सकती है ना, और या इस शाखित हो सकती है, मतलब इसके नीचे एक और फिर इसके नीचे, है ना, इस टाइप की भी हो सकती है। क्लियर है साथियों? इस टाइप की यानी शाखित हो सकती है या खुली हो सकती है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम सभी को इसके जितने भी हमने आपको पूरा एक चार्ट टाइप बनवाया है, ये सब आपको बेहतर तरीके से धीरे धीरे सब समझाते रहेंगे। संतृप्त और असंतृप्त समझा देंगे दोनों को, फिर एल्कीन एल्काइन को भी हम समझाते रहेंगे। क्लियर है? तो अब हम इसके अगले पॉइंट की ओर अग्रसर होते हैं साथियों। ठीक है भैया? तो अब ये पॉइंट आप लोगों का है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन साथियों क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु आपस में केवल एक सहसंयोजी बंध के द्वारा दोस्तों जुड़ा होता है या जुड़े होते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो हमने बता दिया था, CnH2n+2 होता है। उदाहरण मेथेन और एथेन आ जाता है। क्लियर है साथियों? इसका यूज घरेलू ईंधन में करते हैं, वाहन में हम करते हैं, मोम बनाने में, प्लास्टिक के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है साथियों? उसके अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एक या अधिक या तिहरे सहसंयोजी बंध होते हैं इनके अंदर। ये दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको चार्ट में बताया था, है ना। एल्कीन, इसमें क्या होता है, इसमें दोहरा, है ना, डबल बॉन्ड पाया जाता है इस प्रकार के यौगिकों में, जैसे एमीन। इसका यूज प्लास्टिक, रबड़, है ना, फलों को पकाने में, औषधि निर्माण में हम इसका यूज करते हैं साथियों। अगला हमने एल्काइन बताया था, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें त्रिबंध पाया जाता है जिसका सामान्य सूत्र Cn, है ना, H2n-2 होता है। इसका उपयोग बिल्डिंग में, धातुओं को काटने में, औषधि निर्माण में, कृषि फाइबर आदि बनाने में किया जाता है। फिर क्या होता है कि परमाणु जो होता है परस्पर संयोग करके, है ना, संयोग करके दो प्रकार की श्रृंखलाएं बना देता है। एक खुली श्रृंखला होता है, एक होता है शाखित श्रृंखला। तो अक्सर जब हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कार्बन, है ना, और उसकी जो पद्धति होती है, कार्बन यौगिकों की जो पद्धति है, नाम पद्धति, है ना, उसको हम जानेंगे। तो इन श्रृंखलाओं का यूज वहां पर होगा, एल्कीन और एल्काइन का यूज होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, आप लोगों ने बेहतर समझा है, अच्छे से आप लोग समझ पाए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना ये चाहता हूँ
कि आप लोग साइंस हो या इंग्लिश हो या मैथ हो, कोई भी टॉपिक्स साथियों टफ नहीं होता है। बस ये है कि आपका समझने का नज़रिया थोड़ा-सा गलत हो जाता है, इसलिए हमें साइंस टफ लगती है, मैथ टफ लगती है ना? और इंग्लिश टफ लगने लगती है। तो इसलिए आपसे ये कहना है कि किसी भी चीज़ को कॉन्सन्ट्रेट होके आप लोग पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। बस अपने आप में नियंत्रण और एकदम सेंटर पर जो है आपका ध्यान होना चाहिए बिल्कुल। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उस पर 100% आप दीजिएगा, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा और आप लोगों का यूं ही हमारे साथ और आप लोगों का प्यार बना रहा तो मैं आप लोगों के लिए यूं ही अच्छे से अच्छे साइंस के टॉपिक्स और मैथ के टॉपिक्स और इंग्लिश के टॉपिक्स लाता रहूँगा। और आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए, साथ देने के लिए दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।